बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे सियासी अदब से है वाबस्तगी, और चाहूँगा कि एक खूबसूरत किताब है। कहते हैं जब भी पार्टीशन का जिक्र निकलता है बहस चलती है, तो इस किताब का जिक्र ज़रूर चलता है। किताब का नाम है फ्रीडम एट नाइट। फ्रीडम एट नाइट दो अंग्रेज़ हैं, दो इंटरनेशनल राइटर हैं, दोनों ने मिलकर तहकीक करके ये बायोग्राफीज लिखी हैं। तीन शख्सियात का उन्होंने जिक्र किया है। लॉर्ड माउंटन बाउटन का जिक्र किया है, गांधी का जिक्र किया है और कायदे आज़म का जिक्र किया है। राइटर लैरी कॉलिन है। कॉलिन के बाद दूसरे जो राइटर हैं डोमिनिक है लेप्री। डोमिनिक लेप्री अमेरिकन राइटर हैं और बायोग्राफर हैं, मगर कॉलिन जो है वो फ्रेंच राइटर है और उसके बाद उन्होंने हिस्ट्री पे काम किया है। 7 किताबें लिखी हैं। 2005 में उनकी डेथ है और लेप्री की 2022 में डेथ है। बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने, बहुत इंटरनेशनल किताब है। चाहूँगा उससे एक इक़्तिबास आपको सुनाऊं। कहते हैं कि गांधी, लॉर्ड माउंटन बाउटन और कायदे आज़म पार्टीशन में इनका सबसे अहम किरदार था। लॉर्ड माउंटन बाउटन तो आखिर में आए थे उस वक्त जब हिंदुस्तान पूरा जल रहा था, मगर बड़ा रिस्क था कि बाउटन उस वक्त आए और वहीं आकर उन्होंने ये फ़ैसला किया। मगर चाहूँगा कि मोटिवेशन के हिसाब से जो हमारी ज़िंदगी की आइडियलिज़म होती है, हमें अवामी मकबूलियत चाहिए, लोगों के साथ रहन सहन चाहिए, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इन दोनों राइटरों ने गांधी से अक्स की हैं। 70% उन्होंने नावल के अंदाज में गांधी की लाइफ को डिस्कस किया है, 30% कायदे आज़म और बाउटन को किया है। तो चाहूँगा कि गांधी से जो 5 पॉइंट बहुत अहम है वो आपसे डिस्कस करूँ। ये राइटर्स लिखते हैं कि गांधी की सबसे बड़ी मकबूलियत जो थी वो अवामी लाइफ थी, यानी लिखते हैं बेस्ड स्ट्रेटेजिक थे, हिकमत अमली उनकी बहुत शानदार थी और अवामी थी। कहते हैं बड़ी बात है कि एक ऐसा शख्स जो बैरिस्टर हो के ब्रिटिश से आया हो, अंग्रेज़ी ज़बान में सीखा हो और इतना बड़ा वकील हो, मगर उसके बाद उसने बेस्ड हिकमत अमली क्या अपनाई कि अपना लिबास उतार दिया, सादा लिबास में आए, अपने ही मुल्क के लोगों के रहन सहन की तरह उन्होंने लिबास को अपनाया, मगर इतना सादा कि बिल्कुल ही न होने के बराबर अपने जिस्म पर वो लिबास ओढ़ते थे, जिसे चर्चिल ने तंज़िया अंदाज में कहा था कि ये आधा नंगा शख्स है। मगर इस पर भी उसने नोटिस नहीं लिया था। सादा सा खाना उन्होंने इख्तियार किया था। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद बकरी का दूध पीते थे, उसके बाद सब्जियों को खाते थे और सादा सी लाइफ गुजारते थे। मगर उससे बड़ी बात कि उन्होंने पलंग पर बैठना, सोफ़ों पर बैठना, ये सारा ख़त्म कर दिया। ज़मीन पर सोते थे और ज़मीन पर ही रहते थे और आम आदमी की तरह रहते थे, और आम आदमी से भी जिसे कहें सादा सा आदमी रहता है, इस तरह रहते थे। दूसरी खूबी कहते हैं कि वो समाजी मसाइलों पर बहस करके या उनमें लेकर सियासत तक आते थे। यानी आम आदमी जो सियासत से नाआशना है, सियासत से दूर भागता है, वो उसके समाजी मसाइल से आशना होते थे, समाजी तरह से उनके साथ बैठते थे, फिर आकर उन्हें सियासत में शामिल करते थे। उसके बाद कहते हैं कि उनमें सबसे बड़ी खूबी क्या थी कि वो समाजी मसाइल को समझते थे, यानी लोगों के मसाइल क्या हैं। सबसे बड़ी बात, अंग्रेज़ जानते, अंग्रेज़ी बहुत खूबसूरत थी, मगर कभी भी इंग्लिश का कोई भी अल्फाज अदा नहीं किया। वो सादा सी ज़बान में उर्दू ज़बान इस्तेमाल करते थे, हिंदी ज़बान इस्तेमाल करते थे, जिस तरह लोग बातें करते हैं उनसे बातें करते थे। उसके बाद दूसरी खूबी कहते हैं कि जब वो तकरीर करते थे तो कोई भी मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते थे, कोई भी बहुत बड़ा हवाला नहीं देते थे, हालांकि उनका मुताला बहुत ही दकीक किस्म का था। मगर लोग चूँकि इस नहज पर नहीं होते तो उन्होंने सादा सी ज़बान इस्तेमाल की थी। उसके बाद दूसरी खूबी बताते हैं कॉलिन, वो कहते हैं कि वो लोगों की तबीयत से आशना थे और उनके जैसे मसाइल से दो चार होकर ख़ुद उस लम्हे से गुज़रते थे। लोग भूख और अफलास से थे, भूखों में गुजारते थे, फाका कशी में थे, तो उनके साथ उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू की। कहते हैं बड़ी बात यह है कि जिस तरह लोग मुफलसी में थे, ये भी उसी तरह उस रूप में ढलकर उनके साथ रहते थे, और वो गेटअप उनका बिल्कुल रियल होता था। उसमें कोई भी ज़बान और अंदर से दोनों से कोई भी तकसीम नहीं होती थी। आखिरी एक पॉइंट बहुत अहम बताया है उन्होंने। कहते हैं समाजी मसाइल के बाद
انہوں نے لوگوں کے مسائل پر بھی کام کرنا شروع کیا۔ اس وقت نمک پر ٹیکس لگی تھی اور اس ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بھوک ہڑتال پر بیٹھے 40 دن تک انہوں نے نہیں کھایا تھا، اور لوگوں نے اسے اپنا سمجھا اور اس لیے اپنائیت کا اظہار کیا اور اسے ذہنی اور دلی طور پر ایکسیپٹ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پر نفس کشی کرنے کے لیے جبر بھی کرتے تھے، وہ کھانے کے علاوہ فاقہ کشی پر بھی رہتے تھے، اور آخری دنوں میں انہوں نے رہن سہن حیثیت کے ہوتے ہوئے بھی کہتے ہیں جمانداروں کے محلے میں رہنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی صفائی خود کرتے تھے، گندگی خود صاف کرتے تھے، اپنی بیوی کو بلا کر کہتے تھے یہ کام کرو، اور ان کی بیوی بھی ان سے روٹھ کر چلی گئی تھی، اور ان کے جمانداروں کے محلے میں جا کر ان کے ساتھ کام کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ دکھاتے کہ میں بالکل نیچے اور گرا ہوا پست انسان ہوں، مجھ میں کوئی بھی خود ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ دونوں رائٹر کہ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے پارٹیشن کر کے ہندوستان اور پاکستان کے الگ تصور کو ایک نیا تصور دیا، جہاں انگریز کہتے تھے کہ ہمارا سورج کبھی بھی غروب نہیں ہوتا، دنیا کے ہر ملک میں ہماری حکمرانی ہے، مگر یہ سادہ سا انسان جو عدم تشدد کا پیکر لے کر آیا تھا، نعرہ لے کر آیا تھا، اس نے اپنا کام کر دکھایا۔ اب آتے ہیں آخری ورڈنگ پر۔ جب آپ اپنی زندگی کو لوگوں کے ساتھ پیوست کرنا سیکھ لیں گے، بالکل نچلے طبقے پہ رہیں گے، بالکل سادہ رہیں گے، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، ان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھیں گے، تو وہ لوگ بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، آپ کو محبتیں بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، اور آپ کو مرتبہ بھی ملے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔